आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर 7 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो बात करता है प्लेंट के बारे में। हम लोग शुरू करेंगे रूल 1 से। रूल 1 है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। प्लेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट इज बॉट। नेम ऑफ द कोर्ट जहां हमने केस को फाइल किया है या केस को जिस कोर्ट में फाइल करेंगे उसका नाम लिखेंगे, उनका जुरिडिक्शन, उनके डिवीज़न लिखेंगे। बी है नेम ऑफ प्लेंटिफ एंड एड्रेस। मीन्स यहाँ पे पार्टी का नेम, डिस्क्रिप्शन मतलब एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखेंगे। सी में नेम ऑफ डिफेंडेंट एंड एड्रेस। मीन्स सारा कुछ सेम प्लेंटिफ की तरह डिफेंडेंट का यहाँ पे लिखाएगा। पॉइंट डी में अगर पार्टी माइनर या फिर अनसाउंड माइंड है तो भी वहाँ पे मेंशन करना है। अगर प्लेंटिफ माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो वहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड को ऐड करना है। ई में बताना है कॉज ऑफ एक्शन क्या था और कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। इससे रिलेटेड एक केस है हमारे पास कुलदीप सिंह वर्सेस गणपत लाल का। पॉइंट एफ बता रहा है कोर्ट के पास केस का जुरिडिक्शन है या नहीं, ये देखना है। पॉइंट जी कह रहा है रिलीफ क्लेम इन प्लेंटिफ। जो रिलीफ प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है वो यहाँ पे लिखना है प्लेंट के ऊपर में। अगर आप लोग कभी कोर्ट गए होंगे तो देखेंगे प्लेंट के ऊपर ऑर्डर शीट रहता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी रहता है जिसमें लिखा रहता है किस पेज में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट एच बात कर रहा है सेट ऑफ के बारे में। यहाँ बोला जा रहा है अगर सेट ऑफ रिलिंक्विश करना है तो वहाँ पे अमाउंट मेंशन करना होगा। पॉइंट आई है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस फॉर ज्यूरिस पर्पस। मीन्स पॉइंट आई कह रहा है सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू फर्स्ट पेज पर ही अमाउंट मेंशन करना होगा कि कितने में रिकवर करना है। ये हमारा रूल 1 हो गया। अब हम लोग रूल 2 देखेंगे। रूल 2 में मनी सूट के बारे में बात हो रहा है। वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्राइस अमाउंट क्लेम्ड। वेयर रूल इज़ फॉर रिकवरी ऑफ मनी, उसमें प्रिसाइज अमाउंट लिखेंगे कितने में मनी का रिकवरी करना है। नाउ रूल 3, where the subject matter of the suit is immovable property, the plaintiff shall contain a description of the property sufficient to identify it, and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of statement or survey, the plaintiff shall specify such boundaries or numbers. रूल 3 में कह रहा है अगर सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि प्रॉपर्टी का बाउंड्री कहाँ तक है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, एरिया कितना है, ईस्ट वेस्ट रोड है या कोई हाउस है या पार्क है, ये सारा डिस्क्रिप्शन देना होगा। नाउ रूल 4, व्हेन प्लेंटिफ शोज एज रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द प्लेंट शैल शो not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the steps necessary to enable him to institute a suit concerning it. Means if the suit is filed in the representative has capacity, the fact showing that the plaintiff's actual existing interest in the subject matter and he has taken the step that may be necessary to enable file such suit. Rule 7 is also talk about relief to be specified stated. रूल 7 को हम लोग 1G के साथ पढ़ेंगे। इन दोनों पॉइंट में प्लेंटिफ के रिलीफ के बारे में बात किया गया है। और रूल 8 को 1H के साथ पढ़ेंगे। रूल 8, रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। Where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claims or causes of action founded upon separate and distinct grounds, they shall be stated as far as may be separately and distinctly. रूल एच में भी सेट ऑफ के बारे में बात हुआ है। यदि प्लेंटिफ को सेट ऑफ किया गया तो कुछ अमाउंट को डिफेंडेंट के साथ, तो रूल 8 के साथ उसको पढ़ेंगे। अब है रूल 9, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। Where the court orders that the summons be served on the defendants in the manner provided in Rule 9 or Order 5, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order along with requisite fee for service of summons on the defendants.
रूल 9 में बोल रहा है कि जिस दिन आपका प्लेंट रेडी हो जाएगा उस दिन के 7 दिन के अंदर आपको प्लेंट की कॉपी जितने भी डिफेंडेंट हैं उन सबको प्लेन पेपर पे कॉपी करके भेजना होगा और कोर्ट फ़ी को कोर्ट में सबमिट करना होगा। जब प्लेंट की कॉपी सारे डिफेंडेंट के पास पहुंच जाएगी उसके बाद ही रिटन स्टेटमेंट वो फाइल करेंगे। इसीलिए सारे डिफेंडेंट को प्लेंट की कॉपी पहुंचाना ज़रूरी है। रूल 9 में हम लोगों ने 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट देखा जो प्रोसीजर ऑफ प्लेंट है। फर्स्ट, आफ्टर समनिंग टू डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 5 रूल 9। सेकेंड, कॉपी ऑफ द प्लेंट फाइल विद इन 7 days to the court on plain paper. Third, along with the court fee. Means after summoning to defendant under order 5 rule 9 7 days के अंदर प्लेंट की कॉपी सारे डिफेंडेंट को पहुंचाना है अलॉन्ग विद द कोर्ट फी। ये 3 इंग्रेडिएंट रूल 9 में कह रहा है। प्लेंट जब रेडी हो जाता है उसके बाद ही समन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में बाकी के रूल्स देखेंगे। थैंक यू।